अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। किसान दोस्तों, हमारी छोटी सी गलती हमारी फसल को तबाह कर सकती है। इसकी मिसाल मेरे पीछे खड़ा हुआ एक खेत है। आज मैं आप लोगों को ये दिखाना लगा हूँ कि जब हम रिकमेंडेशन के बगैर अपने फार्मूले अप्लाई करते हैं तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। ये जो मेरे पीछे आपको एक हरा भरा खेत नज़र आ रहा है, इसको अगर हम क्लोज़ व्यू में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक केमिकल स्प्रे किया गया है, जिसकी वजह से इस पे काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेस आ चुकी है। तो मैं बैक कैमरा करता हूं और साथ में इसके लीव्स दिखाता हूं आपको, और साथ में डिस्कशन भी करते हैं। किसान दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दो ऐसे टेस्ट बताता हूं जो आपको ज़रूर करने हैं जब भी आप कोई ऐसे केमिकल्स को मिक्स कर रहे हों या उनकी मिकदार का तयन करना चाह रहे हों जिनको आपने पहले ना तो मिक्स किया है और ना उनकी मिकदार का आपको अंदाज़ा है कि वो कितनी मिकदार में पौधे के लिए मुनासिब हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये दो टेस्ट ज़रूर करने हैं और इनसे आपको कम से कम इतना अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि वो केमिकल्स आपस में मिक्स किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। और अगर हम उन केमिकल्स की जो मिकदार अपने पौधों पे अप्लाई करने जा रहे हैं, स्प्रे करने जा रहे हैं, वो उनके लिए नुकसानदेह साबित तो नहीं होगी, तो वो टेस्ट आप लोगों ने ज़रूर करने हैं। वो टेस्ट क्या है? सिंपल से टेस्ट हैं, आप घर में कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को ये स्टेप्स नोट करने हैं। आप कॉपी पेंसिल ले लें या याद रख लें, सिंपल से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ आपने करनी है कि जब भी आप दो केमिकल्स को मिक्स करने जा रहे हों, वो पेस्टिसाइड्स हो सकती हैं, इंसेक्टिसाइड्स हो सकती हैं, कुछ ग्रोथ हार्मोन्स हो सकते हैं, कुछ फर्टिलाइज़र्स हो सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। तो जब वो आप अप्लाई करने जा रहे हैं एक ही टैंकी में मिक्स करके, तो उससे पहले आपने करना क्या है कि एक शीशे का गिलास ले लेना है। उसको आपने हाफ़ पानी से फिल कर लेना है। उसमें वो जो केमिकल्स आप मिक्स करना चाहते हैं उनको 1 बाय 1 डालते जाना है और हिलाते जाना है। आपने जब वो हल हो जाएं तो तकरीबन 5 मिनट का उन्हें स्टे देना है। और जब आप उनको मिक्स कर रहे हों तो सबसे पहली चीज़ जो आपने नोट करनी है वो है टेम्परेचर, कि जो जिस गिलास में आप वो हल कर रहे हैं उसको आपने हाथ में होल्ड करके देखना है कि क्या उसका टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा, क्या उसका टेम्परेचर में कुछ चेंज तो नहीं आ रही। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो जो पानी है और गिलास है वो गर्म हो जाता है, जो टेम्परेचर पानी का था उससे बढ़ जाता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो चुका है और जो चीज़ें आपने डाली हैं वो केमिकल अब वो नहीं रहे, वो जो हैं वो नए केमिकल्स बन चुके हैं और उनका असर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पे आपने रुकना है और सोचना है कि अगर वो ऐसे केमिकल्स बन गए हैं जो कि आपकी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या वो ऐसे केमिकल्स बन गए हैं जो कि आपको जो फ़ायदेमंद होने की बजाय नुकसानदेह हो सकते हैं या फिर उनका असर ज़ायल हो सकता है। जो दूसरी चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है वो ये है कि आपने वो जो पानी में केमिकल्स डाले हैं क्या वो मुकम्मल तौर पे हल हो चुके हैं, या जब आपने उनको मिक्स करने की कोशिश की है तो वो गुठलियाँ बन गए हैं। अगर वो गुठलियाँ बन गए हैं तो ये ज़ाहिर करता है कि केमिकल्स को एक ही टैंकी में मिक्स करके स्प्रे नहीं किया जा सकता और वो उनकी फ़िज़िकल कंपैटिबिलिटी नहीं है। यहाँ तक आप ये टेस्ट कर लेते हैं कि क्या 2 केमिकल्स या 3 केमिकल्स या 4 केमिकल्स को आपस में मिक्स किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये 2 चीज़ें नोट करने से, एक तो उनका टेम्परेचर नोट करना और दूसरा कि वो पानी में मुकम्मल तौर पे हल होने के बाद गुठलियाँ तो नहीं बना रहे। तो ये 2 चीज़ें आपको उनकी कंपैटिबिलिटी बता देगी। अब जो अगली चीज़ आती है वो ये आती है कि क्या इन केमिकल्स को जो मिकदार हम सॉल्यूशन में बना के पौधों पे स्प्रे करना चाह रहे हैं, क्या वो उतनी मिकदार है कि वो पौधों को फ़ायदा पहुंचाए। क्या वो इतनी मिकदार तो नहीं हो जाती कि पौधे जो हैं उससे जल जाएं, पौधों को नुकसान हो जाए, फाइटोटॉक्सिसिटी हो जाए। तो ये चीज़ भी आपने टेस्ट कर लेनी है। उसके लिए ये है कि जो आपने गिलास में जो मिक्सचर तैयार किया है, जो स्प्रे तैयार किया है, अगर उसमें गुठलियाँ नहीं बनी तो उसको थोड़े से पौधों पे स्प्रे कर लें। वो 2, 4, 5, 10 पौधों पे ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें तो एक मरले पे स्प्रे कर लें और उसको फिर 1 या 2 या 3 दिन जो है वो स्टे दें और पौधों को जो पत्ते हैं उनको नोट करें
कि क्या उनमें कोई स्ट्रेस तो नहीं शो हो रही, क्या उनमें कोई पलाहट तो नहीं शो हो रही, क्या उनके क्लोरोफिल में कोई चेंज तो नहीं आ रही, क्या वो मुरझा तो नहीं रहे, क्या उनकी ग्रोथ जो है उस पर कोई नेगेटिव असर तो नहीं पड़ा। ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। तो नोट करने के बाद अगर आपको वो पॉजिटिव रिज़ल्ट देते हैं, यानी कि जिस मकसद के लिए आप करना चाह रहे हैं वो काम कर रहे हैं और पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो यहाँ तक आपकी ये कंपैटिबिलिटी टेस्ट जो घर में करने का काम है वो मुकम्मल हो जाता है और आप उन केमिकल्स को जो है वो मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन एंड पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये 2 टेस्ट करने से आप मुकम्मल तौर पे ये नहीं कह सकते कि वो केमिकल्स मुकम्मल तौर पे कंपैटिबल हैं। इसके लिए फ़र्दर कुछ लेबॉर्ट्री टेस्ट भी होते हैं, लेकिन ये 2 टेस्ट करने के बाद आप अपनी फसल को नुकसान से बचा सकते हैं और जो केमिकल को ख़रीदने में आपने पैसा जो इन्वेस्ट किया है, पैसा जो लगाया है, उसकी ज़ाया होने से बचा सकते हैं। तो लिहाजा आपने ये थोड़ी सी टेंशन लेके, थोड़ा सा टाइम निकाल के, जब भी कुछ ऐसे केमिकल्स के साथ आप का वास्ता पड़े जिनसे आपका वास्ता पहले नहीं पड़ा, तो ये टेस्ट ज़रूर कर लेने हैं। अब आते हैं इस फसल की तरफ। ये जो फसल आपको नज़र आ रही है ये ग्रोथ नहीं शो कर रही थी और किसान ने जो है इसके ऊपर एक केमिकल टेस्ट किया ताकि ये ग्रोथ जो है वो करना शुरू कर दे। तो जो केमिकल उसने टेस्ट किया वो आप जानते हैं, वो थी जिंक सल्फ़ेट का इस पर स्प्रे किया गया है। आप जानते हैं कि जिंक सल्फ़ेट जो है वो अज्जाए सगीरा में आता है, यानी कि उसकी बहुत कम मिकदार जो है पौधों को चाहिए होती है। अगर हम नीचे अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 से 5 किलो 6 किलो तक मैक्सिमम जाते हैं, इससे ऊपर जिंक सल्फ़ेट नहीं अप्लाई करते। और अगर हम स्प्रे में करते हैं तो उसकी मिकदार ग्रामों में होती है, लेकिन इस किसान ने जो है यहाँ पे स्प्रे किया है वो 1.5 किलो पर एकड़ स्प्रे कर दिया जिंक सल्फ़ेट 33%, जिसकी वजह से इसके पत्ते जो हैं वो झुलस गए हैं, उनमें क्लोरोफिल जो है जहाँ जहाँ पे वो स्प्रे गिरा है वहाँ से क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्लोरोफिल जल चुका है। अब इस जो फसल है, चूँकि ये अभी छोटी स्टेज पे है, तो जो पत्ते डैमेज हो चुके हैं वो तो रिकवर नहीं हो सकते, लेकिन चूँकि फसल छोटी स्टेज पे है तो ये अब जो नए पत्ते निकलेंगे वो सही निकलेंगे। अब उसने जिंक सल्फ़ेट क्यों किया? जिंक सल्फ़ेट इसलिए की कि चूँकि जब हम बहुत ज़्यादा फास्फोरस अप्लाई कर देते हैं तो उसका एक काउंटर इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि फास्फोरस और जिंक जो है सल्फ़ेट आपस में मुखालिफ हैं। एक चीज़ की मिकदार बढ़ाते हैं तो दूसरी की कमी हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्फोरस अप्लाई कर देते हैं तो उस फसल को जिंक की कमी हो जाती है। तो चूँकि ये दोनों चीज़ें एक ही वक्त में नीचे अप्लाई नहीं की जा सकती, तो किसान ने सोचा कि ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। हालांकि उसका ये आइडिया ठीक था, क्योंकि नीचे उसने काफ़ी ज़्यादा मिकदार में फास्फोरस अप्लाई कर दी थी और अभी वो जिंक नहीं अप्लाई कर सकता था, तो उसने ऊपर जिंक सल्फ़ेट का स्प्रे किया। लेकिन उसने ज़्यादा मिकदार में कर दिया, इस वजह से उसको डैमेज हुआ। तो ये जो मैंने 2 टेस्ट बताए हैं, आपने इनको बिल्कुल ज़हन में रखना है। और जब भी कोई केमिकल्स ऐसे हों जिनके साथ आपका वास्ता नहीं पड़ा, तो उसको टेस्ट करके स्प्रे करना है। अब इस फार्मर की एग्ज़ाम्पल आपको देने का मकसद नुकसान से बचाना है। और किसान दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब भी केमिकल्स के साथ डील करेंगे तो बहुत एहतियात से डील करेंगे, क्योंकि छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। किसान दोस्तों, आखिर में मैं आप लोगों को एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा, और ये बहुत अहम मैसेज है, क्योंकि हम किसानों का वास्ता अल्लाह ताला से बहुत करीबी होता है। हम जितनी भी मेहनत कर लें, जितने भी साइंटिफिक वे से फार्मिंग कर लें, लेकिन जब अल्लाह ताला का साथ होगा तो हम अच्छी पैदावार और मुनाफा बख्श पैदावार ले सकते हैं। अदरवाइज़ हमारी सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है अगर अल्लाह का साथ हमारे साथ नहीं होगा। तो अल्लाह का साथ लेने के लिए अल्लाह ताला ने एक रूल बनाया है कि आप किसान लोग उशर ज़रूर दिया करें। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अपनी फसलों का उशर ज़रूर दिया करें। इससे आपको अल्लाह ताला का साथ मिलेगा। अल्लाह ताला आपकी फ़सल को महफूज रखेंगे। अल्लाह ताला आपकी फ़सल में बरकत देंगे, क्योंकि आप लोगों की सारी मेहनत जो है वो ज़मीन पे होती है, उसके मौसम पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, और वो अल्लाह ताला ही है
जो उस ज़मीन से बीज को बाहर निकालता है, फिर उसको सूरज की रोशनी देता है और फिर आप जो हैं वो उसकी जो प्रोडक्शन उठाते हैं। आपकी मेहनत 0.5% होती है और जो अल्लाह ताला सूरज की रोशनी की सूरत में, ऑक्सीजन की सूरत में, गैसों को कंट्रोल करके, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को कंट्रोल करके, ज़मीन में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पैदा करके आपकी उस थोड़ी सी मेहनत को बहुत बड़े फल में कन्वर्ट कर देता है। तो उसके हुक्म के मुताबिक थोड़ा सा हिस्सा ज़रूर निकाला करें। ये इतना बड़ा हिस्सा नहीं है कि आप समझें कि हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप देख लें कि थोड़ी सी हवा चल जाए तो हम इतने बड़ा नुकसान को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, उसके हुक्म के मुताबिक थोड़ा सा हिस्सा जो है वो नहीं देते, वो हमें बहुत बड़ा नज़र आता है। तो मेरी ये आप लोगों से गुजारिश है कि इस दफ़ा ज़रूर आप लोग जो हैं अपनी फसलों का उशर निकालें और आप देखेंगे कि आपको वो खुशी मिलेगी जो आपको लाखों करोड़ों रुपए का फ़ायदा हासिल करने के बाद भी हासिल नहीं होगी। तो ये उशर जो है वो एक इस्लामिक इकॉनमी की बुनियाद है। तो उम्मीद करता हूँ किसान दोस्तों, ये जो मालूमात मैंने आपको दी ये आपके लिए मुफीद साबित होगी और आप अल्लाह ताला का जो हिस्सा है अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़रूर निकालेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।